25 साल से आपका ये रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमारे लीडर इमरान खान को जेली केसों में अंदर डालने वालों, पहले तो अपनी निशानदेही करने की जुर्रत पैदा करो। नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं किससे पूछूं? आईजी पंजाब मेरा मुजरिम है, मरियम नवाज है, जरदारी है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है। वेलकम टू न्यूज़ लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। सासे अना की कुर्बानी दें और मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ, ये बात भी उसी बहस के मिस्दाक है कि पहले मुर्गी थी या अंडा। मौजूदा हालात को ही सामने रखें तो 2 रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि सियासतदान मिल बैठें और मामलात को यकसू कर लें, लेकिन गुज़िश्ता 48 घंटे में पहले बानी चेयरमैन ने खुद ही कहा कि बात तो सिर्फ ताकतवरों से होगी। और अब खबर है कि पीटीआई हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के लिए अपने दरीना मुखालिफ मौलाना के मजीद करीब हो गई है। दोनों जमातों में राब्ता साजी तेज हो रही है। मुमकिना हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के क़याम के लिए पीटीआई और JUIFA में 3 रुकनी कमेटीज़ बन रही हैं जो इत्तेहाद के खदोखाल तय करेंगी और हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद की जाएगी। यही नहीं, माजी के बयानात पर मौलाना पीटीआई से वजाहतें और आइंदा के लाए अमल के लिए बानी पीटीआई के ना फिरने की यकीन दहानी भी चाहते हैं। और अगर ये तमाम मराहिल अबूर हो गए तो फिर पीटीआई और JUIFA के सरबराहान का जो एक दस्तखत शुदा मुआहदा है वो जो है वो वजूद में आएगा। लेकिन यहाँ कुछ अहम सवालात हैं। सवाल नंबर 1, क्या पीटीआई और मौलाना का ये इत्तेहाद बकाए बाहमी के लिए होगा और कितना देर पा होगा? सवाल नंबर 2, क्या ये इत्तेहाद खालिस्तन हुकूमत मुखालिफ होगा और इसका हदफ हुकूमत की छुट्टी करना है? या सवाल नंबर 3 के ये इत्तेहाद मुख्तदर हलकों के खिलाफ है क्योंकि दोनों असल में तो उन्हीं की ताकत का मरकज़, उन्हें ताकत का मरकज़ समझते हैं और यही समझते हैं कि जवाबात शायद वहीं से आने हैं और ये उन पर दबाव डालने के लिए जो है ये किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर देखें तो आज नवाज शरीफ साहब ने माजी का हवाला देते हुए कहा है कि हम अपनी सियासी मुखालफिन के साथ बैठे थे ताकि मुल्क दोबारा जो है वो पटरी पर आ सके। तो फिर सवाल ये है कि उनकी हुकूमत ने आज बातचीत के दरवाजे क्यों बंद कर रखे हैं और क्यों मुल्क की बेहतरी के लिए आज पहल नहीं कर रहे? क्या उनके हाथ इसलिए जो इस वक्त नज़र आ रहा है कि उनके हाथ जो हैं वो बंधे हुए हैं या अना बहुत बड़ी है? इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ पंजाब हुकूमत के डेफेमेशन बिल 2024 पर भी बात करेंगे जिसे कायम मुकाम गवर्नर ने तो मंजूर कर लिया है लेकिन इसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। ये बिल अपनी मौजूदा हालत में अदालत से भी क्लियर हो पाएगा या नहीं? शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे स्टूडियोज़ में लाहौर में मौजूद हैं। साथ ही साथ उज़मा कारदार साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमें सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट नसरुल्लाह मलिक साहब भी ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ बसरा साहब आपसे करती हूँ। अब ये जो आपके और JUIFA के दरमियान जो नए राब्ता साजी का एक अमल जो है वो शुरू हो गया है, कमेटीज़ की जो है वो बात हो रही है, इसमें ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि आप हुकूमत के लिए कोई इश्यूज जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं? क्या आप जो है वो आने वाले दिनों में हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकते हैं? कंसिडरिंग मैं अब अलायंस की बात कर रही हूँ, एक आपकी और मौलाना की हिस्ट्री है, ये हम सब जानते हैं, और हिस्ट्री के अलावा माजी करीब में भी अगर देखा जाए, एक तरफ उनसे जो है बातचीत की बात हो रही होती थी, दूसरी तरफ जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब उनको लताड़ रहे होते थे। ऑब्वियसली वो सियासी जो है वो मुखालफिन है, वो एक हिस्ट्री है। Then also you are heavily dependent on मौलाना because स्ट्रीट पावर तो एक्चुअली मौलाना की है, स्ट्रीट पावर आपकी उस तरह नहीं है। और माजरत के साथ एक बड़ा अननेचुरल सा ये अनरियलिस्टिक किस्म का जो है ये अलायंस है। तो आप समझते हैं आप हुकूमत के लिए कोई देर पा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं? डॉक्टर मारिया, पहली बात तो ये है कि सियासत में इत्तेहाद बनते भी रहते हैं, टूटते रहते हैं। कल के मुखालिफ आपके साथ भी आ जाते हैं, क्योंकि सियासत मुमकिनात का खेल है ना। वो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था, द वर्ड इम्पॉसिबल कैन ओनली बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ द फूल्स। तो पागलों की डिक्शनरी में तो लफ्ज़ होता है और ख़ास तौर पर सियासत में तो मुमकिनात का खेल है। लेकिन बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि मौलाना साहब के हवाले से हमारी एक हिस्ट्री और बड़ी बिटर हिस्ट्री है। और मैं आपको अब भी अर्ज़ कर दूँ, हमारा उसके साथ कोई सियासी इत्तेहाद होने नहीं जा रहा। 1 पॉइंट एजेंडा है। 1 पॉइंट एजेंडा क्या है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक जितने भी इलेक्शन हुए सब कंट्रोवर्शियल हुए, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन इस इलेक्शन में जो कुछ हुआ है डॉक्टर मारिया, वो तो शायद पाकिस्तान की तारीख में 1971 में हुआ था, और आज 2024 में बिल्कुल वही हुआ कि हम क्यों कह रहे हैं कि महमूद उर-रहमान कमीशन को शाया किया जाए। हम कहते हैं कि सेम हालात क्या थे कि वहाँ पर लार्जेस्ट पार्टी थी मुजीब की, ही गॉट 181 सीट्स, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिली 81 सीट्स। हुआ क्या, अल्ल ऐलान कहा गया कि नहीं देंगे तुम्हें इक़्तिदार, नहीं देंगे तुम्हें हुकूमत। रिजल्टेंटली की हुआ एक ऐसा अनफॉर्चुनेट सानिया हुआ जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं होना चाहिए था, मुल्क दो लख्त हो गया। ये एक तो तारीखी हकीकत है। अभी भी क्या हुआ, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग अभी कहा, आपने कहा इत्तेहाद बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपकी इस बात से मुझे लग रहा है नैरेटिव्स बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। कल तक आप कहते थे महमूद उर-रहमान कमीशन का जब नवाज शरीफ साहब हवाला दिया करते थे, आप कहते थे ये मुल्क दुश्मन है, ये मुल्क को तोड़ना चाहता है। आज आप उस कमीशन का जो है वो हवाला डॉक्टर मारिया, पहली बात तो मैं महमूद उर-रहमान कमीशन पे फिर कहता हूँ कि वो ना महमूद उर-रहमान कमीशन बनाया था इमरान खान ने, ना तहरीक इंसाफ की। कल तक आप लोग डिफेंड करते थे। अच्छा मेरी गुजारिश, आप उसके अगेंस्ट कहते थे कि वो तो मुल्क दुश्मन था। मेरी गुजारिश सुन लीजिए। हम ये कहते हैं कि उसको पब्लिक होना चाहिए, और ये कौन कौन कह चुका है जो आज, जिनका अगर आप हमें हवाला दे रही हैं ना कि आप माजी में ये कहते थे, माजी में भी हम यही कहते थे कि यहाँ पर इमरान खान सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर था, वो 2018 ही था। डॉक्टर मारिया, थोड़ा टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ। यहाँ पर 76 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए, यहाँ मोस्टली मार्शल रहा, आमर रहे यहाँ पर, और यहाँ पर दो पार्टियों की हुकूमत रही, नून लीग पीपल्स पार्टी, नून लीग पीपल्स पार्टी, 6 बारियां ली। हमारा हिस्सा है उसमें 3.5 साल का। बिस्मिल्लाह कीजिए, अगर आपने 1947 से जुडिशल कमीशन बनाना है, काजी साहब की सरबराही में बना दीजिए, बेशक हमें उनके ऊपर रिजर्वेशन है और उनको लाइव दिखाइए। 2014 से बनाना है, 2018 से बनाना है, बनाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। लेकिन ये नहीं बनाएंगे। अगर हमने कुछ गलत किया है तो बिल्कुल हम लोग, मैं इंसान है ना, गलतियां होती हैं। लीडर वही होता है, इंसान वही होता है जो माजी से सबक सीखता है। हम आज ये समझते हैं कि पाकिस्तान जिस जगह पे पहुंच, तो आज आप समझते हैं कि महमूद उर-रहमान कमीशन जो है वो उसको शाया होना चाहिए और उस वक्त वो गलत हुआ था। तो माजी के बयान से फिर आप कहते हैं कि जो आपकी एक बात सुने, जो खान साहब ने माजी या खान साहब के ट्विटर हैंडल से माजी में जो स्टेटमेंट्स जारी हुई थी, नवाज शरीफ साहब ने जब ये कहा कि शेख मुजीब उर रहमान जो है बिल्कुल ठीक कहता था, वो मुहिब्बे वतन था, वो और बात है कि उनकी भी जो कॉल ऑफ फेम में इस वक्त, मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रही हूँ, नवाज शरीफ साहब ने ये बात की है, शेख मुजीब उर रहमान जो है मुहिब्बे वतन था, और उस वक्त आप लोग कहते थे कि ये एक ऐसे आदमी को मुहिब्बे वतन कह रहा है जो रॉ का एजेंट था, रॉ कहता है हमारे पेरोल पे था। अच्छा फर्ज करें डॉक्टर मारिया, कह रही हूँ सियासत बात को आगे लेके चले ना, आर्गुमेंट अच्छा है। मैं फिर कहता हूँ कि अगर वो मुजीब उर रहमान गद्दार था या नहीं था, मुहिब्बे वतन था या नहीं था, किसकी क्या गलती थी, महमूद उर-रहमान कमीशन शाया होना चाहिए, गवर्नमेंट उसको पब्लिक करे, और ताकि अवाम देख सके, और जो कौमें माजी से नहीं सीखती। वैसे ही जो है वो, हम टॉपिक से इधर उधर हो जाएंगे, बिल्कुल इधर उधर हो जाएंगे, वो वैसे भी ऑनलाइन पढ़ा है, हम पढ़ भी चुके हैं, आपने पढ़ा। अगर आप हमें उस बात पे कहेंगी तो मेरा ख्याल में जितनी गुफ्तगू उसके ऊपर शहनवाज शरीफ ने की, मरियम बीबी ने की, ख्वाजा साद रफीक ने, और इनकी तकारीर, मैं तो उनको भी कहती हूं कि उनका भी जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बात हो रही थी। 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान की तारीख में धांधला हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ, फ्रॉड हुआ है, ये हम नहीं कहते। ये कमिश्नर रावलपिंडी से बड़ा कोई गवाह तो नहीं था, उसने कहा, जावेद लतीफ ने कहा, मुस्लिम लीग के कहते हैं। हम कहते हैं डॉक्टर मारिया कि हम उनके साथ जा रहे हैं 1 पॉइंट एजेंडे पे। आपने कहा स्ट्रीट पावर नहीं है, डॉक्टर मारिया 1 साल हो गया है हमारे साथ, ना हमारे घर छोड़े गए, ना कारोबार छोड़े गए, हमारी माओ बहनों बेटियों को पाबंदी। सुने मैं ये नहीं कहता, मौलाना फजल रहमान साहब एक हकीकत है, उन पर स्ट्रीट पावर है। अगर आप इनकार करती हैं, इमरान खान ने पाकिस्तान, सुने, इमरान लीडर सबसे ज्यादा वोट उनको पड़ा, आई एग्री। फिर आगे मैं आपसे और बात भी कहूंगा डॉक्टर मारिया, इमरान खान ने पाकिस्तान, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जलसे होते थे, इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख रिकॉर्ड कायम किया। एक दिन के नोटिस पे आप एक काम करें ना, सिर्फ खान साहब का दीदार करवा दें अडयाला जेल से। मैं आपको लेकिन ये बता दूं, स्ट्रीट पावर जो एक लोग सड़कों पे बैठ जाएं, आके सड़कें जैम कर लें, वो मौलाना कर सकते हैं, आपके पास नहीं है। हैविंग सेड दैट, मैं आगे चलती हूं, जून जुलाई में आपको नजर आ जाएगा। मैं आगे चलती हूं, क्योंकि ये भी एक बड़ी जो है वो कंट्रोवर्शियल सी बात लगती है कि मौलाना साहब जो है वो धांधली में जो है वो इनके साथ 1 पॉइंट एजेंडा पे हैं, बिकॉज वो तो अग्रीव्ड पार्टी ही केपी में है,
और अग्रीव पार्टी केपी के जो सीएम है उनके अगेंस्ट ही उनकी जो है वो सारा दुख और उनका जो है वो सारा गम गुस्सा है। तो ये क्या किस किस्म का एजेंडा होगा? बट मैं ज़रा उज़मा कारदार साहिबा की तरफ चलती हूँ। उज़मा साहिबा, मुझे याद है कि जिस वक्त इलेक्शन हुआ था और उसके बाद ये बात जो है वो चलना शुरू हुई कि मौलाना जो है किसी किस्म के इत्तेहाद में जा सकते हैं पीटीआई के साथ, तो उस वक्त मैंने पूछा था अता तारड़ साहब से और उन्होंने कहा था कि जी हमारे मौलाना के साथ बहुत अच्छे मरासिम हैं और आप फिक्र मत कीजिए, मौलाना किसी ऐसे इत्तेहाद में नहीं जाएंगे। फिर खैर साथ ये भी कहा गया मौलाना अगर चले जाएं तो ये होगा कि इनको किसी निगोशिएटिंग टेबल पर ले आएंगे। बट हुकूमत लगता है इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस का जो है वो शिकार है, जैसे कि माजी की हुकूमत 2019 में जब मौलाना आ रहे थे तो पीटीआई की हुकूमत जो है वो शिकार थी। सवाल यहाँ पे ये कि क्या आप समझते हैं कि इनका एहतजाज जो है वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है? अकेली पीटीआई नहीं, ये इत्तेहाद जो है आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? 6 जमाती इत्तेहाद हो चुका है, मौलाना साहब उसमें अलग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया डॉक्टर मारिया। देखें, ये एक बहुत गैर फितरी किस्म का इत्तेहाद है और जिस तरह आपने कहा, मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ मौलाना साहब की बातें सुन के। इनकी जब भी इज़्ज़त हुई है तो हमेशा तब हुई है जब ये हमारे साथ खड़े हुए हैं, जब वो पीडीएम का हिस्सा थे, इनको बाकायदा लीडर सब ने माना और इनके पीछे सब चले, इनको सब ने सपोर्ट किया। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको सारी शिकायत कहाँ से ये हुकूमत चाहते थे बनाना? ये पंजाब में तो नहीं चाहते थे ना बनाना, ना इनकी सिंध में बननी थी, ना इनकी बलूचिस्तान में कोई पूरी बनी। ये तो केपी में बनाना चाहते थे ना। तो केपी में किसकी सीटें ज़्यादा आई? तो झगड़ा किसके साथ है इनका? क्या इनका झगड़ा इनके साथ है कि हमारे साथ है? और दूसरे मौलाना साहब को बड़ी ख्वाहिश थी कि इनको सदर बनाया जाए, लेकिन सदर बनाने के लिए कुछ नंबर भी तो चाहिए होते हैं ना। जब अपने आबाई हल्के से भी वो नहीं जीत सके और बहुत कम उनकी सीटें आई हैं, तो फिर कैसे उनको सदर बनाया जा सकता था? तीसरे बलूचिस्तान में भी वो सीटें तो थीं, लेकिन हुकूमत वो और लोगों की बन गई, उन्होंने इल्हाक कर लिया, ये अपने मैं ना मानू करके तो अलहदा खड़े रहे। तो बात सारी ये है कि अगर तो ये चाहते हैं कि इनकी इज्जत को मिट्टी में रोला जाए तो ज़रूर जाएं, इत्तेहाद कर लें इन लोगों के साथ। इन्होंने टिश्यू पेपर की तरह इनको इस्तेमाल करना है और उठा के फेंक देना है, क्योंकि जो बानी साहब हैं उनकी तो जंग सिर्फ इक़्तिदार के लिए है। उनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जो है ना हर हालत में चाहिए, और उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को उनकी जहन साजी ऐसी की है। आपने इनके ट्रेंड देखे होंगे, खान है तो पाकिस्तान है, तो इनके लिए पाकिस्तान तो अब रेड लाइन रही नहीं है। वो कहते हैं कि जी वो खान हो तो पाकिस्तान रहेगा, वरना पाकिस्तान से हमें कोई सरोकार नहीं है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखें, नॉट एट ऑल, देखें अभी ओके ठीक है। मैं ब्रेक से पहले देखिए, हमारी बड़ी मुस्तहकम हुकूमत है सेंटर में, पंजाब में जबरदस्त हमारी हुकूमत है। हमारी जो है ना वो सही डायरेक्शन जा रही है। बट मैं जरा मलिक साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। मलिक साहब मुझे ये बताइए कि चले ठीक। मैं मलिक साहब, आपने सियासत के उतार चढ़ाव देखे हैं, आपको पता है चीज़ें कैसे जाती हैं, मुस्तहकम गैर मुस्तहकम कैसे होती है, या एक अलायंस जो कि बज़ाहिरन कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता नहीं नज़र आता, एकदम से जो है उसमें ऐसा इम्पटस आ जाता है कि जो हुकूमतें गिरा देता है। पहले तो बताएं आपको क्या ये इत्तेहाद बनता नज़र आ रहा है, एक ये, और दूसरा मुझे ये बताइए अगर ये इत्तेहाद बन जाता है, बिकॉज बड़े इफ्स एंड बट्स हैं, गारंटीज चाहिए, दस्तखत होंगे, कमेटीज बन रही हैं, बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, अगर ये बन भी जाता है तो ये किसके खिलाफ है? हुकूमत के खिलाफ है या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है? शुक्रिया डॉक्टर मारिया। असल बात तो ये है कि मुझे आज थोड़ी सी और मायूसी हुई है। मैं समझता था कि पाकिस्तान की जो सियासत है, इसकी जो तबाही है, इसमें एक बड़ा कल्चर जो है वो खुशामद का है। हमारे यहाँ सियासी लीडरशिप को जिस तरीके से पूजा जाता है, जिस तरीके से उनकी हाँ में हाँ मिलाई जाती है, जिस तरीके से उनके आगे जो है सर तस्लीम खम किया जाता है, ये एक बड़ी बुनियादी वजह है जमहूरी सियासी जमातें मजबूत नहीं हो सकी। और मुझे एक कुछ खुशफहमी भी होती है कि मेरे चंद दोस्त सियासत में ऐसे हैं कि जो फिर भी जो है बड़े दबंग हैं, उनकी आवाज़ है, वो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। उसमें से शौकत बस्सा साहब भी हैं मेरे भाई। लेकिन उनका आखिरी जुमला मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे है कि जी अडियाला जेल से मुर्शिद की एक तस्वीर दिखा दें। अल्लाह ने आपको आज़ाद पैदा किया शौकत बस्सा साहब,
آپ کو آزادی سے اس ملک کے اندر پیدا کیا، نواز شریف یا عمران خان کا غلام پیدا نہیں کیا. یعنی آپ اگر سیاسی لیڈرشپ کو اس حد تک ہم لے جائیں گے کہ جی میاں نواز شریف کا اگر عظمیٰ کاردار صاحبہ کے دیدار کروا دیں تو ہمیں جو ہے وہ ثواب مل جائے گا، اور اگر کہا جائے کہ جی عمران خان صاحب کا دیدار کروا دیں تو اختلاف رائے کون کرے گا؟ پارٹی کو صحیح راہ پہ لانے کے لیے بات چیت کون کرے گا؟ کون کھڑا ہو کے کہے گا علی مین گنڈا پور صاحب آج آپ نے جو گالیاں دی ہیں اپنے مخالفین کو، جس طریقے سے اپنے نام پکارے ہیں، یہ پاکستان کی سیاست میں ہمیں ختم کرنے پڑیں گے. لیکن نہیں، جب ہم اتنے خوشامدی ہو جائیں گے کہ جی مرشد کا دیدار کرنا ہے، مرشد کی تصویر دیکھنی ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں، ایک جمہوری سیاسی جماعتیں کیسے بن پائیں گی؟ سوال ہے کہ جن کی ابھی بات کر رہے تھے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. بھائی آپ لوگوں کو پتا چل گیا کہ آپ 4 ڈنڈے نہیں کھا سکتے تھے، اس لیے آپ مولانا فضل الرحمان آپ کو درکار ہیں. ورنہ منتیں کی خان صاحب نے خود سے کہا کہ مجھے لوگوں نے کہا، پارٹی کے لوگوں نے کہا، جنرل باجوہ نے کہا کہ مولانا کو ڈیزل مت پکارو، لیکن میں کہتا ہوں ڈیزل ہے. یعنی آپ مجھے بتائیے جو ڈیزل کے جو پرمٹ کے الزامات لگائے گئے مولانا کے اوپر، کرپشن کے جو الزامات لگائے گئے، کیا عمران خان صاحب نے جھوٹ بولا تھا؟ شوکت بسر صاحب پوری قوم کو بتائیں کہ ہاں ہم جھوٹے تھے، ہم نے جھوٹے الزام لگائے مولانا فضل الرحمان کے اوپر، ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں. آپ نے قوم کے بچوں کو یہ سکھایا کہ بھائی یہ ڈیزل ہے، یہ پرمٹ لیتا ہے، یہ فراڈ کرتا ہے، یہ دھوکے دیتا ہے، اس کے بعد آپ مکر گئے. 2008 کا واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو. خان صاحب کہا کرتے تھے، ویڈیو موجود ہے، کہ اگر میاں نواز شریف کی حکومت اس ملک میں نہ ہوتی ترقی کا پہیہ نہ چلتا. اور ترقی کی جو جس ملک کے اندر آج تک جو ترقی ہوئی ہے وہ میاں نواز شریف نے کی ہے. آج آپ کہتے ہیں وہ چور ڈاکو ہے. یعنی آپ کی کس بات پہ یقین کریں؟ پریز لائی پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے. اگر آپ وہ ڈاکو تھے یا آپ جھوٹے تھے یا وہ ڈاکو تھے. شیخ رشید صاحب جو جن کے اوپر آپ نے الزامات لگائے، یا آپ جھوٹے تھے یا وہ الزام درست تھے. یعنی آپ نے مذاق بنا لیا پاکستان کی سیاست کو. جب چاہے جس کو کردار کشی کر دیں، جب چاہے چور بنا دیں، جب چاہے ڈاکو بنا دیں، جب چاہے اپنے مطلب کے لیے جا کے پاؤں میں بیٹھ جائیں. فوج کے بارے میں ابھی محمود الرحمان کشن کی بات کر رہے تھے. ملک صاحب with all due respect بات ڈائیورٹ ہو جائے گی، بٹ یہ تو میرا خیال ہے ہماری سیاست کالمی ہے، ہمارے سیاستدانوں کا وتیرہ ہے. کل تک جو علی بابا 40 چور تھے وہ آج جو ہیں وہ اس وقت بڑی ہمانگی ہے وہاں پر بھی. تو یہ تو میرا خیال ہے، اور بہت ساری ایسی اور چیزیں میں آپ سے اگری کرتی ہوں. وہاں بات نہ کریں. ملک صاحب ان کے حوالے سے بات نہیں کریں گے. ملک صاحب صرف تحریک انصاف پہ تبصرہ کریں گے. ملک صاحب نون لیگ پہ یا پیپلز پارٹی پہ تبصرہ نہیں کرتے. جن لوگوں نے 70 سال سوائے لوٹنے کے، منی لانڈرنگ کے، بسر صاحب ذرا اگر ان کو ختم کرنے دیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے ذرا ان پہ ذرا روشنی فرما دیں، جنہوں نے 70 سال پاکستان پہ قبضہ کیے رکھا ہے. ملک صاحب بسر صاحب ایک منٹ میں گزارش کروں. ملک صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے کوئکلی. مجھے بریک سے پہلے صرف یہ بتا دیں، اگر یہ بیل منڈے چڑھ جاتی ہے، اگر یہ بیل منڈے چڑھ جاتی ہے تو یہ اتحاد کس کے خلاف ہوگا؟ حکومت کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف؟ کوئکلی ذرا یہ بتا دیجئے پھر مجھے بریک لینی ہے. یہ کسی کے خلاف اتحاد نہیں ہوگا. یہ اسٹیبلشمنٹ سے آج بھی پاؤں پکڑنا چاہتے ہیں. یہ اتحاد کچھ نہیں ہوگا. یہ مفادات کا اتحاد ہوگا. جس کو فائدہ ملنے کی امید ہوگی وہ بھاگ کے اگلے دن چلا جائے گا. وہ کہے گا جی ہمارے درمیان میں اتفاق نہیں رہا. دیکھیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پہ آج بات کی جا رہی ہے. وہ بھائی آپ کی حکومت تھی، آپ اس کو اناؤنس کر دیتے. اس وقت آپ جو بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہا تھا، آپ نے غدار قرار دیا تھا کہ یہ سارے غدار ہیں، صافی غدار ہیں. یہ سارے جو اس وقت جو ہے بالکل صحیح ہے. وہ تو اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. تھوڑی سی مالک صاحب I'm sorry I'll have to interject. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شوکت بسرا صاحب، جہاں آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہاں تو آپ کال میں لاتے ہیں تو آگے سے آٹومیٹڈ میسج آ جاتا ہے آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال جو ہے وہ بند ہے، وہاں سے رسپانس نہیں آ رہا آپ کو. اب تو سپریم کورٹ بھی آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ آپس میں جو ہے وہ بات چیت کریں، پارلیمنٹ کا فورم جو ہے وہ اپنائیں. اور آپ نے بڑا ایک ابھی انٹرسٹنگ بات کی کہ پالیٹکس از دا آرٹ آف پاسبل، اور ہمارے اتحاد بنتے بھی ہیں ٹوٹتے بھی ہیں. مولانا کے ساتھ بھی آپ کر رہے ہیں جن کی بارے میں آپ کی بہت ریزرویشنز ہیں. then why not talk to the government? بیکاز آپ کو وہاں سے تو جواب نہیں آ رہا جہاں سے آپ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر، بہت اہم سوال ہے ڈاکٹر ماریہ آپ کا، لیکن نصرہ ملک صاحب نے ایک دو باتیں کی ہیں. میں ذرا اپنا سکور سیٹل کرنا، میں صرف ان کے ساتھ ذرا. جی پلیز. اچھا میں سوچ رہا تھا
کہ ایک تو ہم لوگ جب تجزیہ کرتے ہیں نا، تجزیہ نگار کا کام تو ہوتا ہے کہ وہ واقعی تاریخ بتا دے قوم کو کہ یہاں کیا غلط اور کیا صحیح ہے، لیکن یہاں پہ تاریخ تو بھری پڑی ہے صرف اور صرف آمریت سے تو یا میاں نواز شریف اور زرداری صاحب کے، لیکن ہم اس کی طرف نہیں جاتے. ہم نہیں کہتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں سیاست کو کاروبار بنایا، پاکستان کو لوٹ مار کا ذریعہ بنایا، پاکستان میں یہاں پر صرف اور صرف لوٹنے کے لیے سارا کچھ پاکستان سے باہر لے گئے. اور یہاں پر ابھی مجھے کہتے ہیں وہ آپ ان کو مرشد کہتے ہیں، لیڈر کہتے ہیں، تو بھائی وہ صرف پاکستان کا نہیں، آج دنیا کا فخر ہے. دنیا میں ایسا لیڈر ہے جس نے 3 آپ کے کینسر ہاسپٹل بنائے، نمل یونیورسٹی بنائی، پاکستانی ورلڈ کپ لے کر آیا، اور سب سے بڑھ کر اس نے کہا میرا جینا اور مرنا پاکستان میں ہے. پاکستان کے باہر سے پیسے اپنے لے کر پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کی. اور ہمیں اب میں آتا ہوں ہمیں نہیں ان میاں نواز شریف کی طرح ڈیل دی گئی، ہمیں نہیں کہا گیا کہ آپ بھی چپ کر کے زبان بند کریں اور باہر چلے جائیں. یہاں پر 10 سال لوگ ڈیلے کر کے باہر چلے گئے، اور میں سمجھتا ہوں انہی کی وجہ سے آج سیاست جو ہے، ان سیاستدانوں کی وجہ سے سیاستدان بدنام ہیں. سیاست کو ان لوگوں نے کاروبار اور پیشہ بنا دیا، جس کی وجہ سے آج عمران خان، ان سب کو برا کیوں لگتا ہے؟ عمران خان آئے گا، عمران خان کرپشن نہیں کرنے دے گا، عمران خان رشوت نہیں لینے دے گا. عمران خان چاہتا کیا؟ صاحب بس تھوڑی ذرا تاریخ کی درستگی بھی کر لیں. جتنی کرپشن اور جتنی رشوت آپ کے ادوار میں ہوئی، گزار صاحب کو ذرا دیکھ لیں. یہاں پہ ٹریڈ ملز کے جو ہے ریٹ لگتے رہے. بات ہوگی ڈاکٹر ماریہ، میں تینوں دے مقابلے کلہ میں جواب دیں. میں تینے میں اکیلا ہوں. اچھا ایک کام کریں، آج تو ہماری حکومت نہیں ہے، بے شک یہ فارم 47 والی ہے، جعلی حکومت ہے. خود یہاں کی چیف منسٹر ہاری ہوئی ہے مہر شرافت سے. میاں نواز شریف ہارا ہوا ہے، جو کہا جاتا تھا جدو میاں آوے گا تو لگ پتہ جاوے گا، میاں کبوتر اڑا رہا ہے، طوطے اڑا رہا ہے، یا تندوراں دے وزٹ کر رہا ہے. خود میاں نواز شریف ہارا ہوا جو سب سے بڑا ظاہر ہے اس کا نام اس لیے ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں. آپ بات آپ انٹرپٹ پہ کیجئے گا، میں نے انٹرپٹ نہیں کیا کسی کو، میں نے کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا. نو ون ول انٹرپٹ می، نو ون. دیکھیں ڈاکٹر ماریہ، میں نے نام رسول اللہ ملک صاحب کو انٹرپٹ کیا. آپ کے الفاظ کا چناؤ اتنا گھٹیا ہوتا ہے. آپ کی طرف آتے ہوں نا، ایسے پروگرام نہیں چلے گا. آپ کی طرف آتی ہوں، پھر آپ جی بھر کے جو آپ نے بات کر رہے ہوں گے. اچھا آپ کی، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ حکومت ہے نا، ہم پہلے کہہ چکے ہیں اگر ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے تو افسروں نے پیسے دیے ہوں گے نا. وہ افسر بھی آج ادھر ہیں، آج بھی نوکریوں پہ لگے ہوئے ہیں. پکڑیں اور کریں ان کے خلاف کاروائی، اور بتائیں کس نے کتنے پیسے کس کو دیے تھے. بات پھر میں وہیں پہ کہوں گا، آج جوڈیشل کمیشن بنا دیں. آج آپ نے جس طرح کی کاروائی کرنی ہے کریں. ہم فرشتے نہیں تھے، انسان تھے، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے. لیکن ہمارا چیلنج ہے کہ آپ 9 مئی کا کمیشن نہیں بنایا، 8 فروری کا کمیشن نہیں بنایا، انسانی حقوق کا کمیشن نہیں بنایا. اور توانو مبارک ہو صحافیاں نو، جب بھی یہ آتے ہیں امیر المومنین کالا قانون بن گیا نا، اب کریں بات. 30 لاکھ روپے دینا پڑے گا بات کرنے سے پہلے. نصر اللہ ملک صاحب آپ کو خاص طور پہ بہت مبارک ہو، آپ کو اور ان دوستوں کو جو دن رات ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، آپ کو مبارک. بات کرنے دیجیے گا ملک صاحب پلیز. آپ کو مبارک ہو، آپ کے قائدین نے آپ کی طبیعت سیٹ کرنے کے لیے کہ صحافیوں کو عبرت کا نشان بنانا ہے، آپ کے لیے قانون بنا دیا ہے. اب دوسری بات آپ نے کہی، سوال آپ کو دوسرے چلے گئے، سوال کیا کیا تھا میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ جہاں دستک دے رہے ہیں وہاں سے تو نہیں آ رہا. اچھا میں آپ کو آج کہوں، اگر خان صاحب کو پہلے ہفتے میں ہی یہ کہا گیا ہو کہ آپ بھی ماضی کی طرح جس طرح لوگ ڈیل کر چلے جاتے تھے، کیونکہ ماضی میں ہوتا یہ تھا جب کوئی پکڑا جاتا تھا اپنی کرپشن بچانے کے لیے، پیسہ بچانے کے لیے پتلی گلی سے نکل جاتا تھا. ہمیں بھی کہا گیا کہ اپنی زبان بند کریں، آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا. خان وہ سٹف نہیں ہے. عمران خان نے کہا مرنا قبول پسند کروں گا، پاکستان سے نہیں جاؤں گا، کوئی ڈیل نہیں کروں گا. گورنمنٹ نہ ہی ہوتی نا تو ہم یہ کہتے. اچھا خان وہی ہے جنہوں نے کہا، اپنے خود اعتراف کیا کہ میں نمبر پورے کرنے کے لیے ان کی طرف دیکھا کرتا تھا. بات ہو گئی، میں ان کو تاحیات جو ہے ایکسٹینشن دینے کے لیے ڈاکٹر ماریہ بات ہو گئی. جی ہو گئی. میں پھر کہہ رہا ہوں اس وقت اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ ملک صاحب ایک منٹ ذرا، ملک صاحب ایک منٹ، ملک صاحب میں پتا ہے کہ آپ نے ایک پارٹی کا نیریٹو دینا، لیکن مجھے بات تو کر لینے دیں. یہاں پر آپ خان صاحب کی جب حکومت، ایک بات تو سنیں، جب خان صاحب کی حکومت میں پھر کہتا ہوں کہ یہاں پر کہا گیا آپ کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے، آپ کو علیم خان لے کر آیا ہے، آپ کو جہانگیر ترین لے کر آئے. آج 90% عوام کس کے ساتھ ہے؟ 9 مئی 8 فروری کو جواب مل گیا. لوگوں کا جان اللہ دی ووٹ خاندہ. آج کون لے کر آیا؟ کیا آج ہم اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہمارے ایک بھی مجھے بتا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ،
चीफ सेक्रेटरी से लेकर पटवारी तक उनके साथ, आईजी से लेकर सिपाही उनके साथ, हम घरों से नहीं निकल सकते थे, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। तो लोगों ने क्या जवाब दिया डॉक्टर मारिया? तो इसका जवाब दे देना कि आप वहां तो बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि आप अच्छा हम उनसे बात सुन ले, आप उनसे बात क्या करना चाहते हैं? कोई डील नहीं लेना चाहते इनकी तरह, कोई डील नहीं लेना चाहते कि अल्लाह दा वास्ता जे साड़ियां क्लच प्लेटा बह गई हैं, हमारे प्लेटलेट बैठ गए, हमें बाहर जाने दें। नहीं, हम उनको कहते हैं कि ये जो नमूने बिठाए हुए हैं ना फार्म 47 वाले, जिनके पास कोई इख्तियार नहीं, कोई ताकत नहीं, जिनके पास बेचारे वजीर खजाना अनाउंस करते हैं मियाँ साहब 15 रुपए पेट्रोल, वजीर खजाना आराम ना बैठ 4 रुपए बढ़ेगा। हम स्टैब्लिशमेंट को ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को बचा सकता है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं डील चाहिए हमें। स्टैब्लिशमेंट अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे, सियासतदानों को अपना काम करने दें। इलेक्शन हुआ है ना इंडिया के अंदर डॉक्टर मारिया, हुआ है, ईवीएम पे हुआ है। 1 अरब 60 करोड़ का मुल्क है, 1 अरब वोटर है, किसने उंगली नहीं उठाई। कराएं ईवीएम पे इलेक्शन, अगर इन्होंने जमानत जब्त न हो जाए सियासत छाड़ दें। मैं जरा क्या बात करते हैं? मैं उस्मा साहिबा की तरफ चलती हूँ। उस्मा साहिबा ये बताइए कि आज नवाज शरीफ साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा जी मैं तो कभी जो है वो कोई कीना नहीं रखता, किसी के खिलाफ जो है वो इंतकामी सियासत में जो है वो बिलीव नहीं करता, लेकिन फिर उन्हीं के मुशीर हैं, मतलब आप ही की हुकूमत के मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो नए केसेस जो इमरान खान साहब के खिलाफ आ सकते हैं, मुमकिन केसेस, उनके भी बात उनकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो ये भी कह रहे हैं कि गुफ्तगू के दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। सो ये कॉल ऑफ फेयर में तो बहुत तजाद है। आप तो मतलब यू नॉट प्रैक्टिसिंग व्हाट यू प्रीचिंग। देखें डॉक्टर मारिया, ये जो ज़हीरुल इस्लाम साहब ने जो कहा था ना, ये तीसरी फोर्स हम ला रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि कोई तीसरी फोर्स हम, ये हमें इमरान खान ने हमें ट्रेन किया था कि आपने हमें तीसरी फोर्स कहना है, और ये कहना है कि 2 पार्टीज थी, 2 पार्टी सिस्टम मुल्क पूरी दुनिया में जो होता है उसमें तीसरी फोर्स नहीं होती, लेकिन यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम से लोग परेशान थे, उनसे वो नाकाम हो चुके थे, इसलिए हम तीसरी फोर्स आए हैं। तो ये तो हम 3.5 साल सुनते रहे, एक पेज, कान पक गए एक पेज सुन सुन के, तो किन के कंधों पे चढ़ के आए ये पूरी दुनिया को पता है। और आज ये जो इस वक्त इनकी जो रोना धोना आपको जो सुनाई देता है डॉक्टर मारिया, एनआरओ चाहिए इनको, सिर्फ एनआरओ चाहिए इनको, सिर्फ इक्तदार चाहिए, और उसके अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए। मेरे सवाल का अगर जवाब दे दीजिए कि एक तरफ आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जी बातचीत के दरवाजे बंद हो गए हैं। मैं आपको बताती हूँ, वो ठीक है बातचीत करें ना करें, लेकिन हुकूमत का काम ये तो नहीं होता कि बातचीत के दरवाजे बंद हो गए। बातचीत देखें, बातचीत के दरवाजे हमने नहीं बंद किए हैं, लेकिन दहशत गर्दी जिसने की, हमला किया, जिसने रियासत GHQ को अटैक किया, जिसने जिना हाउस को जलाया, उसके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बाकी जो जमहूरी रवैया रखने वाले अगर लोग हैं तो वो आ जाएं, वो हमारे साथ बैठ जाएं, हम इनको बिल्कुल देखें। पंजाब हुकूमत में जब मरियम साहिबा सीएम बनी, सबसे पहले वो खुद ऑपोजिशन लीडर के पास गई और उन्होंने कहा कि मेरे दफ्तर के दरवाजे आपके, का ये रवैया नहीं होता। हुकूमत कभी ये नहीं कहती कि बातचीत के दरवाजे बंद हो गए हैं। ये ऑप्शन आपने पहले दी बातचीत के लिए, लेकिन आगे से जब नहीं, लेकिन दहशतगर्द लोगों से, दहशतगर्द लोगों से नहीं हो सकते। बाकी सबसे होंगे, लेकिन दहशतगर्द उनके साथ भी बात हुई है। चले मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, मलिक साहब से पूछती हूँ कि ये ऊंट किस करवट बैठता नजर आता है। We'll take a break, we'll be right back. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मलिक साहब की तरफ जाती हूँ। मलिक साहब, एक तरफ नज़र आ रहा है कि वो कह रहे हैं जी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं, दूसरी तरफ जहाँ ये लोग दस्तक दे रहे हैं वहाँ से कोई आवाज़ जो है वो नहीं आ रही है। तो ये इसी तरह अगर चलता रहेगा तो वो सारी जो दुहाइयाँ हमें बताई जाती हैं कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इस मुल्क में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो ये कैसे होगा? जब दोनों का रुख जो है वो अपोजिट एंड्स पे है तो ये किस तरह होगा फिर? देखिए, बुनियादी बात तो ये कि अगर हम ये कहें कि इस मुल्क में इंतकामी सियासत नहीं होती तो शायद हम झूठ बोलते हैं। अगर आज PTI जो है उसके खिलाफ मुकदमात हैं, या उनके कारकुनों की पकड़ दकड़ है या गिरफ्तारियां होती हैं,
तो इससे मौजूदा हुकूमत बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। और अगर माजी की बात की जाए, PMLN ज़ेर अताब थी तो उससे PTI बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी और PMLN की लड़ाई के दौरान जब मियां नवाज शरीफ अगर जो है वो ज़ेर अताब रहे या बेनज़ीर भुट्टो साहबा ज़ेर अताब रहे या आसिफ अली ज़रदारी साहब, तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सियासतदानों ने एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए ये सारे कारनामे सर अंजाम दिए हैं। लेकिन बदकिस्मती से सियासतदान सबक नहीं सीखते। वो अगर ये सबक सीख लेते तो शायद आज ये हालत ना होती जो आज पॉलिटिकल वर्कर की हालत है। मसला ये है कि जो अभी बसर साहब बात कर रहे थे, काश ऐसा होता, काश कि ये एस्टेब्लिशमेंट से ये बातचीत ना करना चाहते, ये NRO ना मांग रहे होते, ये तो एस्टेब्लिशमेंट से भी बातचीत करना चाहते हैं। हत्ता कि जब 2018 के इलेक्शन में ये जीत कर आए थे तो ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जाना पसंद नहीं करते थे कि वहां इन्हें अपने जो मुखालफीन है उनके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना पड़ेगा। इन्होंने जितनी गैर संजीदा सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है, पाकिस्तान की 76 साल तारीख में किसने इतनी गैर संजीदा सियासत नहीं की। यानी ये सारी चीजें पहले भी होती रही। मैं मानता हूँ जो बस ऐसा बात कर रहे हैं, लड़ाइयाँ होती रही, इल्जामात होते रहे, इल्जामात लगते रहे एक दूसरे के ऊपर। मुझे बताइए कभी ऐसा हुआ कि अपोजिशन लीडर के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, कमेटी में नहीं बैठेंगे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में नहीं जाएंगे? कभी ये हुआ सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे? कभी ये हुआ कि बिल फाड़ दो, बिल जला दो? कभी ये हुआ कि हुंडे के जरिए पाकिस्तान पैसे भेजो? कभी ये हुआ कि सेक्रेटरी दाखिला से कहा जाओ सेक्रेटरी दाखिला सुन लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं? कभी ये हुआ? मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी जितनी चीजों से मैं एग्री करती हूँ, आप जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये एक पॉलिटिकल फोर्स है और ये 8 फरवरी को ये पता चल गया। अब प्रॉब्लम ये है नए केसेस बना के, नई गिरफ्तारियां करके जब पुराने खत्म हो रहे हैं, बातचीत के दरवाजे बंद करके किस तरह जो है वो चीजें आगे चलेंगी? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ओनस जो है वो हुकूमत पर ज्यादा आता है कि हुकूमत ने इंगेज करना है। आगे चीजें देखिए, आगे चीजें चल सकती हैं किस तरीके से? आगे चीजें चल सकती हैं कि वो कहते हैं सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। आपने कहा ट्विटर हैंडल मेरा है, वीडियो जो अपलोड की गई वो मेरी नहीं, मैं उससे शायद उसका मैं कंटेंट चेंज कर देता। यानी आप एस्टेब्लिशमेंट को पीछे से छुरी भी मारना चाहते हैं, आगे से गले में जफ्फी भी डालना चाहते हैं। ये दुनिया में होता नहीं। आप आर्मी चीफ के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, आप बार मुजाहरे करवाते हैं आप अपने मुल्क के आर्मी चीफ के आर्मी और लीडरशिप के खिलाफ, और साथ आप रिलीफ भी चाहते हैं। वो मेरा ख्याल है वो मरियम नवाज का जो एक वो तारीखी जुमला है, ये उस पे अमल पैरा है, पावर टॉक्स टू पावर। तो वो दिखाना चाहते हैं कि जी हम अभी भी जो है ना वो आई थिंक पावर में है, पता नहीं है वो किस हद तक जो है वो काम करता है, लेट्स सी। लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा। देखिए मसला क्या है, मसला इनको ये क्लैरिटी करनी पड़ेगी कि यहाँ नेशनल जो आपके इदारे हैं उनके साथ आप बेशक तनकीद, देखें इस तनकीद से कोई नहीं मना करता। बस सब रोजाना कहते हैं फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत है, इनको हक है कहने का। इस तनकीद से कोई मना नहीं करता कि आप एस्टैब्लिशमेंट के रोल पे तनकीद करें। लेकिन आप 1971 के जहां आपके खिलाफ साजिश हुई, जहां हिंदुस्तान ने मक्ती बानी बनाई, जहां हिंदुस्तान ने मुजीबुर रहमान के साथ मिलकर मुल्क तोड़ा, उसको आप ग्लैमराइज करें और अपनी फौज के खिलाफ कैंपेन चलाएं। ये कौन इनको इजाजत देगा? आप मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर आवाजें उठाएं। आप देखें क्रिकेट ये मियां नवाज शरीफ ने भी ये बात की थी, मरियम बीबी ने भी की थी यही बात जो हम कर रहे हैं। मलिक साहब मेरी जवाब तो दे दें कि जो बात हमने कही है, क्या मियां नवाज शरीफ ने यही बात कही थी? क्या मरियम बीबी ने भी यही बात कही थी? क्या ख्वाजा आसिफ ने भी यही बात कही थी कि ये जो वर्दी है उसके पीछे, मैं कहता नहीं हूँ बताता, ये जो दहशत गर्दी है उसके पता नहीं पीछे क्या है। और सुप्रीम कमांडर आसिफ जरदारी ने क्या कहा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। ना करे ना, ऐसे ना करे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ आप सुन तो लें कि इसके बाद सियासतदान साडे ते तुहाडा हाथ भारा है, जरा हाथ हौला करो, हाथ हौला करो। नहीं, ये एस्टैब्लिशमेंट के कदमों में जाके बैठ जाते हैं। सियासतदानों पे डॉक्टर मारिया जुल्फिकार और मैं क्यों एतबार करें? हम आपकी खातिर लड़ते रहे, वर्दी के खिलाफ हमने तहरीक चलाई, हमने जजेस माली की तहरीक चलाई, सियासतदान जाके कदमों में बैठ गए। आप जाते हैं शाम को छुप के रात को मुलाकातें करते हैं, आप हमें कहते हैं जहाद करो इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, खुद जाके आप ओहदे बांट लेते हैं। बस साहब इन हकीकतों से हम आंखें नहीं चुरा सकते। अगर सियासतदान आपस में मिल बैठ के पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए बातचीत करते, दरवाजे बंद ना करते, आज आपको मारना पड़ रही होती, लोग आपके साथ खड़े होते। हमें आपने मस्बत रिपोर्टिंग के लिए धमकियां ना दिलवाई होती, हम आपका झंडा लेके आपकी जेल के बाहर खड़े होते। आपने हमें धमकियां दिलवाई। लेकिन मलिक साहब मेरा ख्याल है अलमिया यही है ना
मलिक साहब जिन्होंने आपके लिए काले कवानीन बनाए हैं, अभी बिल पास किया, वो उनको तो आप हार पहनाए, जाके वहाँ रायवेंड जाएं, वहाँ जाके हार पहना के आए। चले थे, आपको बादाम खाने पड़ेंगे, आपका हाफजा बहुत कमजोर है। 2022 में यही अथॉरिटी आपने भी बनाई थी, आप भी बनाने उस्मा साहिबा की टर्न है, आपके आगे। हाँ जी उस्मा साहिबा, आप ही की तरफ आ रही हूँ। उस्मा साहिबा, जो बार बार ये बसरा साहब ताना दे रहे हैं मलिक साहब को, और जो कि गलत ताना नहीं है, वीज़ावी नॉट जो वो बात कर रहे हैं, बट जो ये मीडिया जो आपने एंटी डेफेमेशन लॉ जो आप लेके आए हैं, जो मीडिया की कतगन लगाने के लिए लाए हैं, बड़ी कोशिश की उस वक्त पीटीआई ने कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो बन जाए। उस पर आप लोग बहुत उस वक्त शोर बचाते थे। मरीम नवाज साहिबा कहती थी मैं तो मीडिया को इस तरह कभी जो है वो सेंसर नहीं होने दूंगी, और अब आप लोगों ने खुद ये जो है वो लॉज आप इस तरह के लेके आ रहे हैं। क्या मजबूरी है आपकी? अब ये हुकूमत देखिए डॉक्टर मारिया, आजादी जो है स्पीच की ठीक है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। ये नहीं होता कि आप एक ब्लू टिक वाले अकाउंट से आप इंतशार फैलाएं और आप अपने इदारों को नुकसान पहुंचाएं और लोगों को गुमराह करें। किसकी इज्जत महफूज है यहाँ पे, आप मुझे ये बता दें। जो झूठ की फैक्ट्री है, जो फेक न्यूज है, जो बाहर के मुल्कों में जाके आपने अपने टाउट्स रखे हुए हैं, जो पूरे आपके पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करते हैं और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, अगर उनको और ये कवानीन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये अमेरिका में भी इसके कवानीन हैं, इसके यूरोप में भी बने हुए हैं, इस लेवल के हैं, भी बने हुए हैं, इसी लेवल के हैं। आई थिंक अमेरिका में बने हुए हैं। देखिए बिल्कुल नहीं अमेरिका नहीं अमेरिका में फ्री स्पीच का आपको मेरी गुजारिश सुन लीजिए, फ्री स्पीच का आपको मैं आप दुबई की बात ना करें ना, वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। उस्मा साहिबा किससे कंपैरिजन कर रही हो? कंपेयरिंग अ डेमोक्रेसी विद अ मोनार्की। अमेरिका में कौन से डेफेमेशन लॉज इस तरह के हैं कि आपको जो उठा के बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद आप पहले पैसे देंगे फिर आप निकलेंगे, वो तो केस चलेगा, वो तो केस चलेगा। And I'm surprised, Usma Sahiba, a person of your stature, 2022 में आप मुझे दुबई का जो एग्जांपल दे रही है, वो एक मोनार्की है, आप एक डेमोक्रेसी है। जो उन लोगों को जिन्होंने अटैक किया था, कैपिटल हिल पे, उनको 18 साल कैद हुई है। मुकदमा चला, एविडेंस आया, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। 9 मई के जो कैफरे किरदार तक लोग पहुंचाना चाहते हैं, उनको पहुंचाएं, वहां पे जो स्टे लगा हुआ है उस पे पूरी बात करते हैं। 9 मई के जो उस्मा साहिबा, अगर वो केस टेकअप ही नहीं हो रहा, 8 महीने से अगर वो केस टेकअप नहीं हो रहा, 8 महीने से अगर वो केस टेकअप नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? उनको बार-बार तो नहीं आप जो है वो कह सकते क्यों नहीं हो रहा? इनका काम तो नहीं है, क्यों नहीं हो रहा? अदालतों का काम है। हम तो कहते हैं कि टेकअप करें ना केस, अदालतों का काम है जी। मतलब डॉक्टर मारिया ये कल को उठ के दोबारा कोई अटैक कर देगा, परसों कोई और अटैक कर देगा, फिर आपके डिफेंस, आपके जो फ्रंट लाइन डिफेंस आपकी बात हो गई है, आपकी बात हो गई है। डॉक्टर मारिया एक प्लीज मेरी बात मैं ऐड करना चाहूंगी। अच्छा आपकी बात हो गई है, अब बात आप किसी और को सवाल मुझे हुआ है, शरीफ जो थे सवाल मुझे हुआ है, आप अपने टर्न पे बात कीजिएगा। डॉक्टर मारिया, अच्छा 1 मिनट जरा, डॉक्टर मारिया 1 मिनट जरा मुझे जवाब दे लेने दे, फिर आप टर्न पे दे दीजिएगा। उस्मा साहिबा आखिरी मिनट क्या करें आप? अच्छा डॉक्टर मारिया 1 मिनट जरा बाद में, अच्छा मुझे बात का जवाब दे लेने दें। डॉक्टर मारिया, हद के इज्जत का बिल वो ला रहे हैं, वो कानून बना रहे हैं जिनकी माशरे में अपनी इज्जत नहीं है। ये तो वो हैं, सुन तो लें, ये वो हैं जो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, ये वो हैं जो वर्दियां पहनने के शौकीन हैं, वर्दियों के जरिए आए हैं, बार बार वर्दियों में आना चाहते हैं। आप लेना मजाक इनका, इनकी हुकूमत आ गई ना, जाली हुकूमत। दूसरी बात, अभी मलिक साहब का वो कह रहे थे ये बिल जलाते थे, ये हुंडी के जरिए पैसे की बात करते थे। आज पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात कौन सी है? मलिक साहब ये तो बता दें, आज अवाम किसके साथ खड़ी है? आज हम किससे बात करें? उनसे करें कि मियां साहब अपना हल्का हार गए, कि मरियम बीबी अपना हल्का हार गई हैं, सारे के सारे अपने हल्के हारे हुए, किनसे बात करें? मुझे जिनके पास इख्तियार ही नहीं है बेचारों के पास। अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरा ख्याल है ये डिबेट करी जाएगी, मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। नसरुल्लाह मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। उस्मा कारदार साहिबा और शौकत बसरा साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।